यह बात सुनिश्चित है कि जीवन में भाग्य प्रथम आवश्यकता है। आप कर्म की बात करते हैं, अच्छी बात है, कर्म करना भी आवश्यक है, लेकिन यदि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ ना दे तो उसके किए हुए कर्मों का भी फल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। आप मेहनती लोगों को देखते हैं, आप मजदूरों को देखते हैं, आप अन्य इस प्रकार के कार्य करने वालों को देखते हैं जो मेहनत का कार्य करते हैं और वो सारी जिंदगी से मेहनत का कार्य कर रहे हैं, कर्म करने में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दिशा उन्हें तभी प्राप्त होगी जब भाग्य उन्हें दिशा देगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हम लोग भावों को, नक्षत्रों को, राशियों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी के वीडियोस, वह सभी पाठ आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। और हम जो भी पाठ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यदि वह आपको उपयोगी लगता हो और आपको लगता है कि जिस गहराई का मैंने आपसे वादा किया है वह गहराई मैं आपको दे पाने में सक्षम हूं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जो गहराई के वीडियो हैं, ज्ञान के वीडियो हैं, वह आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम नवम भाव के बारे में चर्चा करेंगे, तो आज हम नवम भाव से संबंधित जो पहलू हैं, जो उसका विश्लेषण है, जो उसके कारकत्व हैं, वह आपके समक्ष रखते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 77 यानी कि 77 और आज हम भाव परिचय 10 की बात कर रहे हैं। यहां हम नवम भाव की बात करेंगे जिसे हम भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं, धर्म भाव के नाम से भी जानते हैं। जबकि स्थिर कारक की बात करते हैं तो इसके स्थिर कारक दो हैं, गुरु और सूर्य। जब धर्म की बात होती है तब भी और जब पिता की बात होती है तब भी यह दोनों ग्रह जो हैं वह कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए हम इन दोनों को इसका कारक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही मानते हैं। हम इसके कारकत्वों को समझ लेते हैं कि इस भाव से वह कौन सी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, भाग्य भाव तो भाग्य की बात करते हैं, धर्म भाव हम धर्म की बात भी यहीं से करते हैं। इसके अलावा हम पुण्य की बात यहां से करते हैं। पुण्य के अलावा हम यहां से दान की बात करते हैं, धर्म की तो हम बात करते ही हैं, धार्मिक यात्राओं की, धार्मिक ज्ञान की, वह सब चीजें हम नवम भाव से ही देखते हैं। यह हमारा नवम भाव है और कालपुरुष की कुंडली में यहां पर धनु राशि उपस्थित होती है। तो यहां हम धनु राशि के जो ऊर्जाएं हैं वह भी नवम भाव में अवश्य देखते हैं। तो नवम भाव से हम तप को देखते हैं, गुरु के आदर को देखते हैं। नवम भाव से ही हम औषधि की बात भी करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, पिता के धन की बात करते हैं। और पंचम से पंचम है तो इसलिए हम संतान की बात भी यहां से करते हैं। हम यहां से ऐश्वर्य की बात करते हैं। ऐश्वर्य के अलावा हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, वैदिक यज्ञ की बात करते हैं, प्रताप की बात करते हैं, शौर्य की बात करते हैं। अब शौर्य की बात हम यहां से इसलिए करते हैं क्योंकि पराक्रम का सप्तम, तो पराक्रम का भोग शौर्य है, तो हम यहां से शौर्य की बात करते हैं। शौर्य के अलावा हम यहां से जो हमारे घर में धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, धर्म स्थानों से संबंधित जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, वह सब हम नवम भाव से ही देखते हैं। यानी हम इस भाव के पश्चात जो हमारे बाकी के 3 भाव हैं, इसमें हम धर्म की ही बातों को अधिकतर देखेंगे। यानी अध्यात्म का जो विषय है वो यहां से
बहुत ही गहनता से प्रारंभ हो जाता है। तो आप यहां के बाद आप हर जगह आध्यात्म को देखते चले जाएंगे। तो यह हमारी वह स्थिति है कि जब हम सप्तम भाव से पति या पत्नी की बात करते हैं, फिर अष्टम भाव से हम आयु के साथ साथ परेशानियों की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, तत्पश्चात हम धर्म की बात करते हैं। और हमारे सामान्य जीवन में भी यही सब बातें होती हैं, क्योंकि हम धर्म की बात करते ही बहुत बाद में हैं, लेकिन यहां जब हम समझेंगे तो यहां से हम धर्म भाव से संबंधित जो बातें हैं उन्हीं को समझते हैं। धर्म भाव से रीति रिवाजों की बातें होती हैं, और रीति रिवाजों के अलावा परंपराओं की बातें भी होती हैं। अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो इस भाव से हम व्यक्ति के रूढ़िवादी होने की, परंपरावादी होने की, अतिवादी होने की, यह सब बातें भी यहां से समझ सकती हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो धर्म भाव से या भाग्य भाव से समझी जाती हैं। जब हम पिता की बात करते हैं तो पिता की बात हम नवम भाव से करते हैं। हालांकि शास्त्रों के मतानुसार कहीं कहीं जो है दशम भाव से पिता की बात की जाती है, लेकिन चूंकि नवम से पंचम तन भाव यानी कि व्यक्ति स्वयं होता है, तो इस स्थान की संतान की बात हो रही है, तो यहां से हम पिता की बात करते हैं। लेकिन जब माता पिता के संदर्भ में बात की जाएगी तो माता से सप्तम पिता, तब हम दशम भाव को भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखेंगे, और कई चीजों में हम यहां से पिता को दशम भाव से भी समझ लेंगे। लेकिन सामान्य तौर पे जब पिता की सामान्य बातें होती हैं, पिता से संबंधित कोई बातें होती हैं, पिता के भाग्य से संबंधित, आपके पिता के साथ संबंधों से संबंधित, इस प्रकार की जो बातें होती हैं वह हम नवम भाव से ही देखते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो नवम भाव में होने से नवम भाव को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अब जैसे हम कारक की बात करें तो कारक गुरु और सूर्य हैं। तो गुरु के यहां होने से व्यक्ति का धर्म में, दर्शन में, कानून में, व्यवस्थापन में, कानून व्यवस्थापन में, वित्त में और परंपराओं के निर्वाह करने में, यह सब जो बातें होती हैं उसके अंदर व्यक्ति का रुझान अधिक बन जाता है। और जब सूर्य यहां हो तब भी हम इसी प्रकार की ज्ञान की, आध्यात्म की बातें ही नवम भाव से समझते हैं। अब किसी प्रकार से यदि कुंडली में बुध यहां पर उपस्थित हो जाए या बुध की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही हो और वह शुभ दृष्टि हो, शुभ और अशुभ दृष्टियों का आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि बुध चूंकि शुभ ग्रह है, यदि वह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ के यहां दृष्टि डाल रहा है या वह अकेला कहीं से बैठ के यहां दृष्टि डाल रहा है, तो वह दृष्टि शुभ दृष्टि कहलाएगी। और यदि बुध किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ के यहां दृष्टि डाल रहा है तो वह अशुभ दृष्टि कहलाएगी। तो बुध यदि इस भाव पे अपनी शुभ दृष्टि डालता है तो जातक के अंदर एक पूर्वानुभास की शक्ति उत्पन्न होती है। कहीं कहीं यह शक्ति बढ़ सकती है, कहीं कहीं यह शक्ति दब सकती है। उसके लिए अन्य ग्रह योगों को भी देखना आवश्यक है। किसी किसी की यह शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा उनके अंदर उन्नति हो जाती है शक्ति की, कि वह जातक अपने सामने आने वाले व्यक्ति के मन की बात को समझ लेते हैं, सामने आने वाले व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को समझ लेते हैं, और आने वाली घटनाओं का भी पूर्वानुवास उन्हें पूर्व में ही हो जाता है। तो यहां बुध की दृष्टि भी बहुत अच्छे फल देती है। और यदि यहां शनि आकर बैठ जाता है तो शनि रूढ़िवादिता को अधिक महत्व देता है, तो व्यक्ति अतिवादी हो जाता है, रूढ़िवादी हो जाता है। और यदि हम राहु केतु की बात करें, राहु केतु यदि इन स्थानों पर हो, यानी राहु अगर नवम भाव में हो और केतु तृतीय भाव में हो, तो राहु यहां व्यक्ति का धर्म से विस्थापन करवा सकता है। यानी व्यक्ति के अंदर जो धर्म की भावना है वह धर्म की भावना हीन हो सकती है, व्यक्ति धर्महीन हो सकता है। व्यक्ति धर्म में प्रपंच करने वाला, किसी प्रकार के नाटक करने वाला, यानी व्यक्ति धर्म का आडंबर करने वाला हो सकता है। धर्म को माने या ना माने, लेकिन धर्म का दिखावा करने वाला हो सकता है। और यदि केतु यहां बैठ जाए और केतु
अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम देख लेंगे कि केतु किन ग्रहों का फल यहां देता है, यहां कौन सी राशि है। उसके अनुसार केतु कभी कभी अतिवादी भी बना देता है धर्म के मामले में, और कभी कभी धर्म से विच्छेदित भी कर देता है। तो यह सामान्य ग्रहों की बातें हैं। जो ग्रह इसके ऊपर दृष्टि डालते हैं और जो ग्रह यहां स्थित होते हैं, उन्हें समझते हुए हम नवम भाव से संबंधित फलों को विश्लेषित करते हैं। नवम भाव से हम व्यक्ति के परोपकार की बात करते हैं। गुरु यदि यहां स्थित है तो व्यक्ति परोपकारी होगा, धार्मिक होगा, और यदि भाव स्वामी जो कि किसी भी कुंडली में इस भाव का जो स्वामी बनता है वह भाव स्वामी यदि नवम भाव में ही होगा, तब भी हम व्यक्ति को धार्मिक कह सकते हैं, धार्मिकता की ओर रुझान कह सकते हैं, भाग्यशाली कह सकते हैं, क्योंकि यह भाग्य का भाव है। यह कई बार बातें होती हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं है, क्या मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है। यह बात सुनिश्चित है कि जीवन में भाग्य प्रथम आवश्यकता है। आप कर्म की बात करते हैं, अच्छी बात है, कर्म करना भी आवश्यक है, लेकिन यदि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ ना दे तो उसके किए हुए कर्मों का भी फल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। आप मेहनती लोगों को देखते हैं, आप मजदूरों को देखते हैं, आप अन्य इस प्रकार के कार्य करने वालों को देखते हैं जो मेहनत का कार्य करते हैं, और वो सारी जिंदगी से मेहनत का कार्य कर रहे हैं, कर्म करने में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दिशा उन्हें तभी प्राप्त होगी जब भाग्य उन्हें दिशा देगा। तो हम यहां से भाग्य की बात करते हैं, भाग्यशाली होने की बात करते हैं। हम यहां से उच्च शिक्षा की बात करते हैं, हम पंचम से ज्ञान की बात करते हैं, और पंचम का पंचम है तो यहां से हम उच्च ज्ञान की बात करते हैं। यहां से हम शास्त्रों के ज्ञान की बात भी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा की बात भी कर सकते हैं। यहां से हम पंचम से पंचम होने के कारण संतान की बात भी की जाती है। तो इन बातों को समझते हुए हम इस भाव को भी समझ सकते हैं। अब चूंकि यहां से यात्राओं की बात भी होती है, तो यहां से लंबी यात्राओं की बात होती है, समुद्र पार यात्राओं की बात होती है, विदेश यात्राओं की बात होती है। और विदेश यात्राओं की बात तब बहुत अच्छे से आप विश्लेषित कर सकते हैं जब इस भाव का संबंध दशम भाव से हो जाए, तो व्यक्ति को विदेश में सफलता प्राप्त होती है। 12वें भाव से हो जाए तो व्यक्ति का विदेश जाना सुनिश्चित हो जाता है। और यदि किसी प्रकार से 12वें का, 9वें का और चतुर्थ का आपस में संबंध बन जाए तो व्यक्ति का विदेश में निवास होता है। यह सब बातें आप कुंडली को विश्लेषित करते समय बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, केवल आपको सूत्र अपने दिमाग में रखनी है। यहां से आस्तिकता की बात होती है, नास्तिकता की बात होती है। इसके अलावा यहां से कानून की बात होती है, कानून से संबंधित शिक्षा की बात होती है, कानूनी क्रियाओं की बात भी यहां से होती है। यानी नवम भाव से आप कानूनी प्रक्रियाओं को भी समझ सकते हैं। इसी भाव से हम किसी जातक के द्वितीय विवाह का कैलकुलेशन करते हैं या गणना करते हैं। अब यहां पर कुछ भेद उत्पन्न होता है। कई शास्त्रकार और कई ज्योतिषी, जब हम द्वितीय विवाह की बात करते हैं, यानी ये किसी जातक का तलाक हो गया है और या फिर उसके जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है और उसके द्वितीय विवाह की जब बात हो रही है, तो हम अक्सर यह देखते हैं कि कई शास्त्रकार उसे 12वें भाव से देखते हैं। उनका कहना है कि सप्तम से षष्टम द्वितीय विवाह के लिए होता है, लेकिन हमारे पाराशर होरा शास्त्र में भी यह उल्लेखित है कि द्वितीय विवाह की बात नवम भाव से होती है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है। यह पत्नी या पति का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है, और जीवन साथी का भाव से यह तृतीय भाव है। हम अपने तृतीय भाव से अपने छोटे भाई बहनों की बात करते हैं, और यहां पत्नी या पति के तृतीय भाव से हम उसके छोटे भाई बहनों की बात करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार द्वितीय पत्नी जो होती है वह पत्नी की छोटी बहन के रूप में मानी जाती है। इसी प्रकार पति के अगर भाई बहनों की बात की जाए
तो द्वितीय पति, तो द्विवर जिस वर्ड को हम यूज करते हैं, देवर, तो वह इस भाव से देखा जाता है। तो यहां भी हम इस भाव से द्वितीय विवाह की बात भी देख सकते हैं। तो इसलिए द्वितीय विवाह के लिए हम नवम भाव से बात करते हैं। औषधि की बात होती है तो हम नवम भाव की बात करते हैं। इसका स्वामी गुरु है और गुरु औषधि का ज्ञाता है। किसी भी प्रकार की औषधि को प्रारंभ करने के लिए हम गुरु की होरा को सबसे उत्तम मानते हैं। तो नवम भाव से गुरु का जुड़ाव है। कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि यहां पर है, तो धनु राशि का स्वामी गुरु है और यहां का कारक भी गुरु है। तो हम 100 में से यदि 66% इसको दे दें तो यहां गुरु की सत्ता अधिक है, क्योंकि गुरु मंत्री है। पंचम भाव से हम गुरु को देखते हैं, यहां का भी कारक है, यहां का भी कारक है। तो इन सब बातों को भी हम विशेष ध्यान में रखते हुए जब विश्लेषण करेंगे तो हमारे विश्लेषण में सटीकता उत्पन्न होने लगेगी। क्षमा चाहेंगे, हम यहां पर वीडियो को रोक रहे हैं क्योंकि यह वीडियो भी थोड़ी अधिक लंबी हो गई है। तो हम इसे आप लोगों के समक्ष 2 भागों में विभक्त करके रख रहे हैं। इसके तुरंत बाद इसका दूसरा भाग भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यहां जो हमने पढ़ा है इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके, यानी कि इनका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। द्वितीय भाग इसके तुरंत बाद आपके सामने आ रहा है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म